वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है 12th इकोनॉमिक ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। आज हम एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई इसका स्टडी करेंगे। बिफोर विद द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, लेट अस रिवाइज लॉ ऑफ सप्लाई। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल उन्होंने कहा है कि किस तरह से प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है और प्राइस कम होने से सप्लाई कम होता है। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाई। यानी स्टूडेंट, जैसे यहाँ लॉ में जो हमने अजम्पशन देखे हैं, ये तो था हमारा प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने जो स्टेटमेंट किया था इस लॉ के बारे में, वो हमने डिस्कस किया। अभी उसके जो अजम्पशन थे, अजम्पशन का हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया। टोटल 7 अजम्पशन थे, उनका हमने स्टडी किया। और आज हम एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ये जो पॉइंट है उसका आज हम स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट, जैसे यहाँ लॉ में अजम्पशन थे, वैसे ही इस लॉ में कुछ एक्सेप्शन भी हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि उन पर हम इस लॉ का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जो ऐसे चीज़ें हैं उन पे ये लॉ लागू नहीं पड़ता। तो क्या है वो, इसका हम आगे जाके स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने देखा कि प्राइस और सप्लाई के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, पर ये हर बार लागू नहीं पड़ता। तो आगे देखते हैं जो हमारे एक्सेप्शन दिए गए हैं। टोटल यहाँ पे हम 5 जो एक्सेप्शन है हमारे, उनका स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट जो है वो सप्लाई ऑफ लेबर, सेकंड एग्रीकल्चरल गुड्स, थर्ड अर्जेंट नीड फॉर कैश, फोर पेरिशेबल गुड्स, एंड 5 रेयर गुड्स। तो हम एक के बाद एक का अभी स्टडी करेंगे। सप्लाई ऑफ, फर्स्ट जो है हमारा सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर सप्लाई इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर्स टू वर्क एट अ गिवन वेज रेट. It is represented graphically by a supply curve. In case of labor, as the wage rate rises, the supply of labor increases. So, supply curve slope upward and supply of labor falls with a further rise in a wage rate, and supply curve of labor bend backward. यानी दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक कोई भी ऑफिस लो या कोई भी वर्कर हो, तो वो वर्कर जो होता है उस जो वर्कर में जो स्टाफ होता है उसका जब हम वेजेस बढ़ाते हैं तो उसका लेबर सप्लाई भी बढ़ता है। और एक पॉइंट पे जब वेज बढ़ते हैं तो वर्कर जो होते हैं वो लेजर प्रेफर्स नहीं करते, तो सप्लाई कम हो जाता है। और आगे हम सप्लाई कम हो जाता है, यानी लेबर का जो वर्क करने का जो पॉइंट है वो वर्क करने का हावर्स कम हो जाता है, और जितना लेबर को वेजेस मिलता है उतने में वो सेटिस्फाई होता है। ये हम डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे जो टेबल है, टेबल 4.4, यहाँ पे उन्होंने दिया है कि लेबर सप्लाई शेड्यूल्स। यहाँ पे उन्होंने 3 कॉलम बनाए हैं। वेज रेट इन रुपीज़ पर आवर्स, आवर्स ऑफ वर्क पर डे, एंड टोटल अमाउंट ऑफ वेज। ये 3 कॉलम बताए हैं। यहाँ पे वेज रेट जो रुपीज़ में बताए हैं वो पर आवर्स का है, यानी 1 घंटे में उनको कितने वेजेस मिलते हैं। एंड सेकंड जो कॉलम है आवर्स ऑफ वर्क पर डे, जो है वो पर डे में वो कितने घंटे काम करता है लेबर।
फिर टोटल अमाउंट उन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस रुपीज़ में पता चल जाती है। जब वेज रेट पर हावर्स 100 होता है तब आवर्स ऑफ वर्क पर डे का 5 आवर्स होते हैं, यानी 5 घंटे वो काम करता है। 100 पर हावर्स जो वेज रेट है वो 100 के हिसाब से वो काम करता है। तो अभी जब 100 इंटू 5 जब हम करते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस जो मिलती है वो 500। आगे हम देखते हैं कि वेज रेट हमारा बढ़ गया है पर आवर्स का, जो पहले 100 था अभी 200 हो गया, और आवर्स ऑफ वर्क जो है वो भी बढ़ गए हैं। एक आवर्स में हम 5 घंटे पहले काम करते थे, अभी 7 घंटे काम करते हैं। और टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस फिर क्या हो गए, 200 इंटू 7 1400 1400। आगे फिर वेज रेट पर आवर्स 300 हो गया, बढ़ गया, तो आवर्स ऑफ वर्क पर डे क्या हो गया, वो 6 हो गया। क्योंकि यहाँ पे वर्कर सोचता है कि मेरा तो वेज रेट बढ़ रहा है, मुझे तो इनकम ज़्यादा मिल रही है। जब मैं इनकम ज़्यादा मिल रही है तो मैं काम क्यों ना कम करूं, मैं थोड़ा सा आराम करूं। इसलिए वो क्या करते हैं, फिर वो अपना 1 घंटा कम कर देते हैं। जो आवर्स ऑफ वर्क होता है पर डे का वो 6 घंटे कर देते। पहले 7 घंटे करता था, अभी 6 घंटे। तभी भी उसको जो टोटल अमाउंट ऑफ वेज है वो इंक्रीज़ हुई है, यानी उसमें बढ़ोतरी ही आई है, ना कि वो डिक्रीज़ हुई है। यानी एक पॉइंट पे जाके जो बैकवर्ड बाइंडिंग हो जाता है वो लेबर का बैकवर्ड बाइंडिंग हो जाता है। यह हम यहाँ पे डायग्राम की स्वरूप में देखते हैं। सप्लाई ऑफ लेबर आवर्स ऑफ वर्क जो है वो इज शोन ऑन एक्स एक्सेस एंड वेज रेट पर आवर्स इज शोन ऑन द वाई एक्सेस। द कर्व SAS यहाँ पे दिया गया है, देखो SAS यानी जो है वो जब कम वेज रेट था तब कम हमारे जो लेबर्स ऑफ वर्क जो थे, आवर्स ऑफ वर्क थे वो भी कम थे। फिर आगे बढ़ गया, हमारा 7 हो गया, तो क्या हो गया, वहाँ पे वेज रेट भी 200 हो गया। फिर जब वेज रेट जो था हमारा वो बढ़ गया है पर आवर्स ऑफ वर्क जो है लेबर का वो कम हो गया है। तो देखो यहाँ पे जो है SAS जो हो गया है वो रिप्रेजेंटेड बैकवर्ड बाइंडिंग सप्लाई कर्व है। ये जो कर्व है वो बैकवर्ड बाइंडिंग सप्लाई कर्व है। द इंटाइटल when the wage rate is ₹100 per hours, the hours of work is 5. The total amount of wage received is ₹500 when wage rate rises from ₹100 to ₹200. Hours of work will also rises from 5 hours to 7 hours, and total amount of wages would also rise from ₹500 to 1400. At this point, laborer enjoy the highest amount of ₹1400। यानी यहाँ पे लेबर जो होते हैं वो आवर्स भी हम उसके बढ़ जाते हैं, वेज रेट जो होता है वो भी बढ़ गया, आवर्स भी बढ़ गए, तो खुश हो जाता है। टोटल अमाउंट में बढ़ोतरी आ जाने से वो खुश हो जाता है, वो एंजॉय करता है। एंड वर्क्स फ्रॉम 7 आवर्स, a wage rate rises further from ₹200 to ₹300. The total amount of wages may rises, but the labor will prefers issue time and denies to work for extra hours। यानी वो अपना जो एक्स्ट्रा काम करता था उसका जो वो कम कर देता है, आवर्स जो जितने बढ़ गए थे वो 1 घंटे से कम कर देता है। At the point A, the supply curve bend backward, which become an exception to the law of supply। यानी यहाँ पे हमें पता चलता है जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो इस लॉ के लिए लॉ पर इस लॉ सब यहाँ पे लागू नहीं पड़ता। ओके, वो एप्लीकेबल नहीं है।
सेकंड हम देखेंगे एग्रीकल्चरल गुड्स। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट apply to agricultural goods as they are produced in specific seasons and their production depend on weather condition। यानी यहाँ पे जो होता है एग्रीकल्चरल गुड्स भी लॉ ऑफ सप्लाई पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स जो हैं वो वेदर पे डिपेंड होते हैं। कई बार अनफेवरेबल कंडीशन हो तो एग्रीकल्चरल गुड्स का सप्लाई कम हो जाता है। इस समय पर प्राइस ज़्यादा हो पर प्रोडक्शन ही नहीं हो तो सप्लाई कैसे करेंगे। यानी मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, भाव ज़्यादा है, पर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो सप्लाई कैसे करेंगे। इस तरह से एग्रीकल्चरल गुड पे भी हमेशा लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन नहीं काम करता, नहीं किया जाता। यहाँ पे एक्सपीरियंस हम नहीं कर सकते। थर्ड, अर्जेंट नीड फॉर कैश। इफ़ द सेलर is in urgent need for hard cash, he may sell his product at which may even be below the market price। यानी यहाँ पे जब प्रोड्यूसर को ज़्यादा कैश लगने वाली है, कैश की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो अपने पास जो गुड्स है उसको कई बार सस्ते में भी बेच देता है। तो वो देखता नहीं कि यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। कभी कभी वो लॉस में ही ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ बेच देता है, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तभी भी हम इस लॉ का एक्सेप्शन नहीं कर सकते, इस लॉ को यहाँ पे लागू नहीं कर सकते। 4, पेरिशेबल गुड्स। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटीज एट अ लोअर प्राइस टू अवॉइड लॉसेस, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, एग्स एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे पेरिशेबल गुड्स दिए हैं। पेरिशेबल गुड्स यानी जो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, जो वस्तु होते हैं वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, वो ख़राब हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके। यानी ऐसे गुड्स जिनका हम ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मिल्क, वेजिटेबल, एग्स एक्सेट्रा, क्योंकि ये स्वरूप जो है इससे प्रोड्यूसर का जो होता है वो नुकसान हो सकता है। इसलिए पेरिशेबल गुड्स पे भी हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। पेरिशेबल गुड्स हम हमारे पास भी ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम तक अच्छा रहता है, फिर वो ख़राब होने लगता है। इसलिए ये पेरिशेबल गुड्स भी इस लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 5, रेयर गुड्स। The supply of rare goods cannot be increased or decreased according to its demand. Even if the price rises, supply remains unchanged. For example, rare painting, old coin, antique goods, etc. यानी यहाँ पे जो रेयर गुड्स का सप्लाई कभी भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कोई एंटिक है और कोई ऐसी चीज़ है जो हमें हिस्ट्री में मिली हुई है, उसे हम प्रोड्यूसर तक नहीं बेचते, यानी प्रोड्यूसर तक हम नहीं करते, क्योंकि वो रेयर होती है। उनकी प्राइस बढ़ गई या कम हो गई तो भी उसे हमें बेचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। इसका जो नया पॉइंट है वेरिएशन इन सप्लाई, इसका हम स्टडी करने वाले हैं। वेरिएशन इन सप्लाई में दो सप्लाई है। एक जो है वो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और सेकंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब आगे हम देखते हैं वेरिएशन इन सप्लाई। When quantity supplied of a commodity varies due to change in its price, other factors remain constant, it is known as variation in supply. There are two types of variation in supply. First जो है एक्सपेंशन ऑफ गुड्स,
यानी एक्सपांशंस ऑफ गुड। एक्सपांशन ऑफ गुड्स रेफर टू अ रेयर इन द क्वांटिटी सप्लाई due to a rise in the price of a commodity. Other factors remain constant. An expansion in supply lead to an upward movement on the same supply curve due to rise in a price. It is shown in figure 4.6. यानी स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में राइजेस इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू राइजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी प्राइस में बढ़ोतरी आने से सप्लाई में बढ़ोतरी आती है और उससे ही हम कहेंगे एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। यहाँ प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करता है क्योंकि उसे प्राइस ज़्यादा मिलने वाली है, यानी कमोडिटी के प्राइस में बढ़ोतरी आने से वो सप्लाई में बढ़ोतरी आता है। यानी यहाँ पे हम देखते हैं ये जो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई का जो एक डायग्राम है, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि वाई एक्सेस पे प्राइस बताई गई है और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी सप्लाई। जब हमारी प्राइस बढ़ती है पी से लेकर P1 तक हो जाती है तब हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाती है Q से लेकर Q1 तक हो जाती है, यानी हमारा सप्लाई कर्व जो है एस वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रहा है। उसे हम कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। सेकंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई refers to a falls in the quantity supply due to fall in the price of a commodity. Other factors remain constant. In case of contraction of supply, there is downward movement on the same supply curve. It is shown in figure 4.7. यानी यहाँ पे देखते हैं हम एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में जो है जो कर्व जो है एस सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में गया है। यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में वो डाउनवर्ड सप्लाई में गया है। यहाँ पे हम देखते हैं वाई एक्सेस पे प्राइस है और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी सप्लाइड है। अभी वाई एक्सेस पे प्राइस हो जाने से क्या करेंगे, जो सप्लाई यहाँ पे देखते हैं हम डायग्राम में जो सप्लाई है वो पी से लेके P2 तक कम हो गया, प्राइस कम हो गई, तो क्वांटिटी सप्लाई भी हम देख सकते हैं Q से लेके Q2 तक सप्लाई जो हो गया वो भी कम हो गया। यानी यहाँ पे जो कर्व है सप्लाई कर्व जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट में दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये तो था हमारे वेरिएशन इन सप्लाई। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे चेंज इन सप्लाई। थैंक यू।